हेडिंग डालिए टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव। तो ना आप हर कोई एक देखे होंगे, एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे देखो एक बंद कमरा है, ठीक, आप दोपहर अंधेरा एकदम कमरा है और जगह पर आपके रूम थोड़ा सा लाइट आने के लिए जगह है। अब एकदम गोली टाइप का प्रकाश आता है वहां, गोल देखे हो, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे तो रोशनी में अलग से आपको धूल के कण, छोटे छोटे कण तैरते हुए आराम से आपको आंखों से दिख जाता है। यही कहलाता है टिंडल इफेक्ट। ये क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। ठीक है, देखिए अब एक चीज यहाँ पर देखने मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको कहाँ पर? घना, एकदम घना जंगल, कहीं लाइट नहीं आ रहा था, एक तो प्रकाश का किरण आता है तो उसमें भी पूरा हर चीज दिखने लगता है। ठीक है, देखिए अब प्रकाश किरण किसी कोलाइडी या कोलाइडी, अभी विलियन बताया था कोलाइड, कोलाइड के तो प्रकार भी पढ़े हो। दिखता किसके टाइप का है? होमोजीनियस टाइप का, लेकिन होता क्या है? हाइड्रोजीनियस। ठीक है, दिखता कैसे है वो? होमोजीनियस, लेकिन होता कैसा है वो? हाइड्रोजीनियस। मतलब उसी को बोलते हैं कोलाइड। दिखता समांगी मिश्रण है, कैसा मिश्रण? लेकिन मैक्चुअल में वो क्या होता है? विषमांगी होता है। ठीक है, या निलंबन सस्पेंशन से कर गुजरता है। तो प्रकाश, लाइट का, प्रकाश की किरणें, लाइट का जो रे होगा से गुजरे, या तो कोलाइड से या निलंबन से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग। आपको कैसे दिखा कि उस धूल का कण एकदम स्पष्ट कैसे दिख रहा पता है? में जब प्रकाश की किरण टकरा रही है धूल के कण से टकराकर उसकी किरणें आपकी आंखों में फैल जा रहा है। स्कैटरिंग होना मतलब फैलना। स्कैटरिंग होना मतलब फैलना। देखिए आपके घर के छत के ऊपर, आपके घर के भीतर में, आपके रूम के अंदर में, आपके रूम के अंदर में सूरज तो नहीं घुस रहा है, लेकिन आजू बाजू से टकराकर आपके पास रोशनी पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती है? सेम वही चीज कहलाता है स्कैटरिंग, फैलना, प्रकाश का फैलना। तो ही क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव के कारण माध्यम से गुजरते समय टिंडल, अरे कभी भी जब मीडियम से गुजरेगा, ठोस द्रव गैस मीडियम हुआ ना, किसी भी मीडियम से जब गुजरेगा टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। देखिए जब प्रकाश की, ध्यान से सुनना, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी या सस्पेंशन, कोलाइडी या सस्पेंशन निलंबन से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? स्कैटरिंग। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव को देख आप देख सकते हो। एग्जाम्पल इसको देखो, एक कमरे में छोटा सा छेद होने पर प्रकाश आने से टिंडल इफेक्ट को देखा जा सकता है। वो आपको अलग से दिख जाएगा, एक एक ठोक उसका धूल का कण लाइट पे। जो देखे हैं वो उनको पता होगा। ये क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या बोला जाता है? और क्यों बन रहा है? कहाँ आपको मिल रहा है? क्या? गैस। गैस क्या होता है? दिखता समांगी है, लेकिन होता क्या है? देखिए अब मिश्रण के घटक, मिक्सचर के घटकों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। सेपरेशन किसको अलग करना? मिक्सचर को। मिश्रण बन चुका है, क्या बन चुका है? मिश्रण हो चुका है। अब मिश्रण के अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग करना, ठीक। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। एक विधि अपकेंद्रण, लिखने का जरूरत नहीं, बस समझा रहा हूं बस। अपकेंद्रण, अगर मान लीजिए कोई विलयन ऐसा घुला है जिसको आसानी से आप अलग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? बड़े आसानी से, तो उसको एकदम जोर से पकड़ के घुमा दो, वेरी क्विक। क्या करिए? घुमा दिए, उसके बाद उसको कूल छोड़ दिए, शांत छोड़ दिए। छोड़ देने पर जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाएगा और जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल या अवसाद हैं सब कहाँ तैरने लगेगा?
ऊपर। सेम इसी प्रोसेस से घर में महिलाएं क्या निकालती है? मक्खन। क्या निकालती है? मक्खन। सेम प्रोसेस। आजकल बेटा मशीन है, बटन चालू करो, घूम रहा है गोल गोल। पहले महिला का हाथ फिरा जाता था घुमाते घुमाते। गांव में एक महिला का क्या बिलो, और रात को सोते सोते भी घुमा रही है। इतना त्रस्त हो गई महिला, रात को सोए सोए भी चले ही रहे। दिन भर क्या किए? ठीक। देखिए, जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे हों तो छान पाना, फिल्टर पेपर से भी उसको अलग नहीं किया जा सका, तो उनको छन्नक पत्र के छिद्र से पार कर जाए, मतलब छन्नी भी उस पर काम ना करे, तब इनको पृथक करने के लिए ऐसे मिश्रण को तेजी से क्विक घुमाया जाता है। ये भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्का जो कण होता है, जो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे चले जाएगा, और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। यह विधि क्या कहलाती है? अपकेंद्रण कहलाती है। सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। से ये नहीं पूछेगा परिभाषा कभी भी, इससे पूछेगा एग्जाम्पल, ये किसका उदाहरण है। जैसे प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया जाता है इसी विधि का उपयोग करके, तो खून जांच और पेशाब जांच में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। इस मेथड का, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूध से क्रीम निकालना। ठीक है, दूध से, मिल्क से क्या निकालना? क्रीम। विधि के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और वॉशिंग मशीन भीगे कपड़ों से जल निकालना, ड्रायर। ड्रायर, ड्रायर, बाजू में ड्रायर रहता है ना, जिससे धोते हुए नहीं, ड्रायर में, तो उससे क्या, उसका काम क्या होता है? पानी को निकालना, अलग निकालना। ये भी किस मेथड से होता है? एक तो होता है बेटा देख, केंद्रण, और एक होता है अभिकेंद्रण। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। अंदर घूमता है तो क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रण, और जब ये बाहर घुमाता है तब क्या कहलाता है? अपकेंद्रण। बात समझ में? अभी सेंटर की ओर जा रहा है, ठीक है, और सेंटर बाहर जा रहा है। ये तीन सीधा पूछेगा। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट किस विधि से किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। दोनों का नाम ऐसी ही रहेगा, केंद्रण, दोनों में सेंटर वर्ड रहेगा, लेकिन एक अंदर की ओर जा रहा है और एक वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। इसके स्पेलिंग में आता है, क्या होता है? आता है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। ठोस पदार्थ एवं द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अरे भैया, भाप बना के उड़ाना है तो दोनों पानी रहेगा या गैस तो ऐसे उड़ते रहता है, और दोनों पानी रहेगा, दोनों उड़ जाएगा। तो इसमें एक क्या रहना चाहिए? सॉलिड, और दूसरा क्या रहना चाहिए? लिक्विड। तो ठोस द्रव को अलग करने के लिए किस मेथड का उपयोग करेंगे अपन? वाष्पीकरण का। ठीक है, समुद्र जल से, सी वाटर से अपन क्या बनाते हैं? साल्ट, नमक बनाते हैं। क्या करते हैं? नमक पानी को लाके एक जगह ऐसे छिड़क दिया जाता है, भाप, धूप पड़ता है, जैसे सन का उस पर रोशनी पड़ता है, पानी भाप वाष्प बन के वेपोराइज होके निकल जाता है, और जो बचा वही क्या रहता है? नमक। वही क्या रहता है? नमक। लेकिन ये नमक पाया जाता है ये अशुद्ध होता है, इम्प्योर। इसको अगर प्योर करना है तो इसका करना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। क्या करना पड़ता है? क्रिस्टलाइजेशन। आगे आएगा, सब इसी में आएगा। तो ये वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का एक बहुत सारा एग्जाम्पल बताऊंगा, और वाष्पीकरण का कई एग्जाम्पल है। जैसे वाष्पीकरण का एग्जाम्पल है, देखिए, एकदम बर्फ से भरा हुआ ग्लास है आपके पास। ये बर्फ से भरा हुआ ग्लास है, और इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दिया, मतलब एकदम चिल्ड पानी है। क्या पानी है आपके पास? तो ये जो, और अचानक देखोगे तो इसके सरफेस पे ऐसा बूंद बूंद बूंद
वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं। विदेश से आओगे तो नहीं जानते, यहाँ वाले होगे देखे होगे, देखे हो क्या होता है। जो इसमें जो वाष्पीकरण के कारण जो गैस चिपकता है वो किसका रूप ले लेता है, लिक्विड का। ये भी किसका एग्जाम्पल में जाएगा, वाष्पीकरण के में। वाष्पीकरण का ही उदाहरण है, याद रखना है। एक कप में चाय पी रहे हो और एक प्लेट में चाय पी रहे हो, जल्दी किसका चाय खत्म होगा, प्लेट वाले का। क्यों, वाष्पीकरण कारण है, रीजन में बता दिया वाष्पीकरण। अब आप बताओ। हाँ, सरफेस बड़ा हो जाएगा तो वाष्पीकरण बड़े आसानी से हो जाएगा, सरफेस छोटा हो जाएगा तो वाष्पीकरण एक कप से कितना निकल पाएगा, और एक प्लेट से ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन होगा। सेम वेपोराइजेशन का एग्जांपल याद रखना है आपको। जैसे कपड़ा सुखाती महिला, तो महिला कपड़ा सुखाती है तो अलाल होगी तो इसी फेंक देगी, जीन्स सूख जा, लेकिन बाकायदा जाएगी उसको फैलाएगी। फैलाती क्यों है, अगर उसका क्या बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, उसका वेपोराइजेशन। ये थोड़ा अक्कल लगाना। एग्जाम्पल पूछता है बाबू रे, वाष्पीकरण क्या नहीं पूछेगा परीक्षा में, आपको एग्जाम्पल देगा। ये किसका एग्जाम्पल है बोलेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जाम्पल है क्या, दूध से क्रीम निकालना वाष्पीकरण का उदाहरण है, फलाना का उदाहरण है, ठिकाना का उदाहरण है, सेंट्रीफ्यूगेशन का उदाहरण है, सेंट्रीफ्यूगेशन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यही एग्जाम्पल देगा आपको। क्या देगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल। अवसादन और निस्तारण, ये दो वर्ड और याद रखना, सेडिमेंटेशन एंड डिकनेशन। सेडिमेंटेशन अवसादन, और दूसरा फिक्सेशन निलंबन। किसी द्रव में अघुलनशील, अघुलनशील जो उसमें क्या ना हो, घुल ना पाए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, है डिजॉल्व ना हो, ठीक है, अनडिजॉल्विंग पदार्थ के मिश्रण को पृथक करने हेतु इस विधि का प्रयोग किया। द्रव में अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक करने के लिए, घुलनशील नहीं, जैसे नमक घुल जाता है, इसको नहीं, अघुलनशील जो ना घुले, जैसे कांच नहीं घुलेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, कागज नहीं घुलेगा, तो जो नहीं घुलता है उसको घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवसादन या निस्तारण का, ठीक है, सेडिमेंटेशन या डिक्सेशन हमारे लिए, ठीक है, का प्रयोग। देखो, ऐसे मिश्रण को शांत छोड़ देने पर अघुलनशील पदार्थ कण के नीचे बैठ जाएगा। भारी कणों के नीचे बैठने की इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। मान लीजिए आपका इम्प्यूरिटी भारी है पानी से, कांच, रेत भारी है ना पानी से, ये कहाँ बैठ जाएगा, और धीरे 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 पानी ऊपर जो पानी है उसको निथारना, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं निथार ले, ये निस्तारण, सॉरी इसे अलग करना क्या कहलाएगा, निस्तारण, ठीक। मिश्रण को शांत छोड़ने पर अघुलनशील पदार्थ के नीचे बैठ जाना और भारी कणों के नीचे बैठ जाने की देखो, जैसे ये नीचे भारी कण जैसे नीचे बैठा, ये नीचे भारी कण आके बैठ गया, ये प्रक्रिया कहलाई अवसादन। नीचे बैठने तक का प्रोसेस क्या कहलाया, ये कण नीचे बैठ गए डालने के बाद, यहां तक अवसादन था। और इसको नहीं निकालना है अपने को, बाकी जो जल है उसको धीरे धीरे क्या कर लेना, अलग कर लेना, और इससे ऊपर के द्रव को अलग कर लेना क्या कहलाता है, डिकंटेशन, ठीक है। उदाहरण, जल में मिट्टी के मिश्रण को पृथक करना, जल और मिट्टी का मिश्रण, अगर मिट्टी मिला हुआ है अंदर रहेगा, थोड़ा देर बाद मिट्टी धीरे धीरे कहाँ बैठ जाएगा, नीचे, जैसे नीचे बैठा ये प्रक्रिया कहलाएगा क्या, सेडिमेंटेशन। नीचे बैठने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन, और उससे पानी को धीरे धीरे निथार लेना, यही क्या कहलाएगा, निस्तारण, क्या कहलाएगा, डिकंटेशन, ठीक। सेम वैसे ही होगा,
सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को अलग करना, ठीक है ना भाई। पानी और रेत के मिश्रण को अलग करना। दो अलग घुलनशील द्रवों के मिश्रण में कुछ देर शांत छोड़ देने पर वे अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जैसे इसी में देखो और एक ठो बता रहा है, दो अघुलनशील लिक्विड जो एक दूसरे में ना घुले, जैसे मान लेते हैं अपन पानी और क्या तेल, पानी और एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, ठीक है। इनको मिश्रण को कुछ देर शांत छोड़ देने पर वे अपने डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, जो ज्यादा डेंस होगा वो नीचे रहेगा, जो कम डेंस रहेगा वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ऐसे ये दो लेयर बना लेते हैं, विभिन्न परत के रूप में क्या हो जाते हैं, ये पृथक हो जाते हैं, ठीक। यूज, ये देखिए, तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करना, एक बात। दूसरा, जब धातुओं का प्यूरिफिकेशन होता है, मेटल्स का, धातुओं का शोधन होता है प्यूरिफिकेशन के दौरान, लोहे को पृथक करने में इस विधि को हल्के स्लैग, इसमें जो इम्प्यूरिटीज रहेगा, हल्का स्लैग वो ऊपर आ जाता है और भट्टी के निचली तला पर पिघला हुआ शेष, देखो कोई जरूरी नहीं, अपना घनत्व के अनुसार वो अपना अपना पोजीशन लेगा। अगर जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे बैठ जाएगा। अगर ये फर्नेस में देखेंगे अपन, जब मेटल्स का क्या किया जाएगा, प्यूरिफिकेशन, इस केस में जो स्लैग होगा, इम्प्यूरिटीज, वो ऊपर होगा, और जो अपना प्योर मटेरियल होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। चाहे लोहा चाहे कॉपर हो, सब नीचे होगा। कहाँ पर, फर्नेस में। धातुओं के शोधन में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स जब भी करेंगे, इसमें स्लैग, स्लैग मतलब होगा आपका इम्प्यूरिटीज, अशुद्धि, ये ऊपर तैरेगा, इसी को स्लैग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्लैग, ये ऊपर तैरेगा। और आपका जो प्योर होके जो आपका जो मेटल है, धातु है, वो कहाँ जाएगा, फर्नेस में नीचे। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, देखिए इस थ्योरी का प्रयोग उन विलेय पदार्थ, सैल्यूट, को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक, सॉल्वेंट में घुले होते हैं। बात समझ में आया। जैसे ये है पानी, ये क्या है, पानी, इसी में दो प्रकार के क्या मिले हुए हैं, एक ही प्रकार का विलायक है, इसमें दो प्रकार के क्या घुले हुए, इम्प्यूरिटी। पानी में दो अलग अलग प्रकार, देखिए इस विधि का प्रयोग विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक, विलायक मतलब सॉल्वेंट में क्या होते हैं, खुले रहते हैं। जैसे देखिए, आप समझ में आया कि नहीं, डेफिनेशन समझ में आया। यही प्रकार के सॉल्वेंट में घुला होना चाहिए। इनको अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, किसी भी जगह से रंग निकालना या पिगमेंट्स निकालना, ये जो दो चीज हमेशा जब भी ऑप्शन में रहेगा, रंग और पिगमेंट, इस विधि से ही निकाला जाता है। जैसे डाई देखे, डाई आजकल इसके बिना कोई नहीं, कोई बाई नहीं निकलती। डाई लाल पीला हरा नीला सफेद, सफेद कलर का डाई आता है, सफेद। और हमारे तरफ लोग सफेद को छुपाने के लिए डाई करते, कोई कोई हरा कलर के करके घूमता है, ठीक है, बड़ा टेंशन है। भाटा कलर ये बच रहा है अब तो, था करिया जानता था, फिर लाल आया,
ठीक। डाई से रंगों को, इसमें से किसको अलग करना, कलर्स को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? एक ही प्रकार के विलायक में मिले और बहुत सारे चीज मिले हैं इसमें, केवल कलर नहीं मिला, तो बहुत सारा इसमें एटल मेटल लगाओगे तो उसके स्मेल से समझ में आ जाता है। इसमें अल्फर सल्फर बहुत अमोनिया अमोनिया दुनिया भर का चीज मिला रहेगा। इससे क्या निकालना है, केवल रंग को पृथक करना। इसको अलग करना, रंग को पृथक करने के लिए कौन से विधि का उपयोग किया जाएगा? क्रोमैटोग्राफी का। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना, छोटे छोटे दाने टाइप का दाग धब्बों को क्या बोलते हैं? पिगमेंट्स। क्या बोला जाता है? तो नेचुरल कलर से किसको अलग करना? पिगमेंट्स को अलग करना। रक्त से नशीले ड्रग्स को अलग करना, खून है, अरे मार ड्रग्स मारा है, इंजेक्शन के साथ ड्रग्स के को क्या करना? अलग करना। ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स, इसको क्या करना? ब्लड से अलग करना, सेपरेट करना। किसे? ब्लड से। क्योंकि विलायक क्या है? रक्त। विलायक क्या है? रक्त। अब उसमें ऑक्सीजन भी जा रहा है, दुनिया भर का चीज है, साथ में क्या लग गया है आपका? नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक्स को उससे क्या करना? अलग करना। सब विधि का ये बार बार पूछता है ना, ये तीनों ये सब काय का एग्जाम्पल है। क्रोमैटोग्राफी, आसवन, डिस्टिलेशन, अरे डिस्टिल्ड वाटर सुने हो? वाटर, डिस्टिल्ड वाटर ऐसा बोलते हैं ना अपन, वो ये आसवन। This method used to separate such mixture which this solution, ध्यान दे अंग्रेज। इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं। छोड़ दे, इतने को कोई काम का नहीं है। साथ साथ सबसे मेन चीज याद रखना है, इनके क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट के बीच में अधिक अंतर होता है। देखिए, दो मिक्सचर है, लिक्विड के रूप में दो मिक्सचर है, इसमें से दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जब क्या होगा? डिफरेंस होगा। किसमें अंतर हो? अत्यधिक तापमान, जैसे नॉर्मल पानी अलग टेम्परेचर पर उबलेगा, अल्कोहल अलग टेम्परेचर पर उबलेगा ना। तो ऐसे लोगों का ही क्या किया जाता है? बुलंद, इनको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, इसके द्वारा पृथक किया जाता है। किनको? ऐसे द्रव्य जिनके क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट में क्या अधिक अंतर हो या मैक्सिमम ज्यादा डिफरेंस होगा, उनको क्या किया जाता है? इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक। जैसे एसीटोन और जल का मिश्रण, दूसरा अल्कोहल और जल का मिश्रण। बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होगा? कंपेरेटिव एक दूसरे से क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए, अंतर अधिक होगा, तभी क्या किया जाएगा? इस विधि का उपयोग किया जाएगा। क्वथनांक में अंतर होना चाहिए, एक दूसरे से अधिक अंतर होना चाहिए, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, एसीटोन और जल को अलग करना, साथ साथ अल्कोहल और वाटर के मिश्रण को क्या करना? अलग करना। एक देखो, ये तो बेटा कौन सा विधि था? आसवन, डिस्टिलाइजेशन। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस, प्रभाजी आसवन विधि।
हेडिंग डालिए प्रभाजी आसवन विधि। आसवन विधि के बाद आसवन विधि के बाद प्रभाजी आसवन। ठीक, दो या दो से अधिक घुलनशील डिजॉल्व्ड लिक्विड जिनके क्वथनांक का अंतर, जिसके क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। क्या होता है? जिनके के भी आपस में घुले हुए हैं, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव एक दूसरे में डिजॉल्व, जिनके क्वथनांक का अंतर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो, के मिश्रण को अलग करने के लिए आपको कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रभाजी विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखिए, अगर अधिक अंतर होगा तो आसवन विधि, दोनों के बीच में अगर अधिक अंतर है तो कौन सा विधि? केवल डिस्टिलाइजेशन मेथड। लेकिन अगर इन दोनों द्रवों, घुलनशील द्रवों के बीच इनके बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से क्या हो? कम हो, तब अपन किसका उपयोग किया जाते हैं? तो याद रखना है प्रभाजी आसवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, प्रभाजी आसवन से ही पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन का उदाहरण है। पेट्रोल, फिर उससे निकलेगा डीजल, फिर उससे निकलेगा केरोसिन, और उससे निकलेगा मोम, उसी से निकलेगा फलाना ढेकाना, आखिरी चीज जिसका जो काम आता है वह डामर। और रोड में क्या बिकता है? डामर। वो सबसे आखिरी प्रोडक्ट पेट्रोलियम का, मतलब वो भी काम का है। समझ में आ रहा है? उसका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसको फेंकना पड़े। ठीक, तो पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन या पेट्रोलियम का शोधन, पेट्रोलियम का शोधन किससे होता है? प्रभाजी मेथड से। दूसरा याद रखना है, वायु के विभिन्न गैसों का सेपरेशन। जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है? गैस, वायु, एयर, के विभिन्न गैसों को पृथक्करण। ये देखो, पेट्रोलियम उत्पादों और उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण सब किससे होता है? प्रभाजी से। समुद्री जल के शोधन में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। हेडिंग डालिए क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। एक इसमें एक तो ठोस होना जरूरी। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होना जरूरी है? सॉलिड। मेथड इज प्योर सॉलिड सब्सटेंस। बोलने का मतलब ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग में आते हैं। बस लिखना है, क्रिस्टलीकरण में ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण में या ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए, जब आप समुद्र से क्या निकाले थे? जल निकाले थे, तब वाष्पीकरण विधि से नमक प्राप्त किया जाता है। उसमें बहुत सी अशुद्धि होती है, बहुत सारा इम्प्यूरिटीज होता है उसमें। इस अशुद्धि को दूर कैसे किया? मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन का। एक इसी क्रिस्टलाइजेशन का एक उदाहरण है आपका फिटकरी। क्या? फिटकरी। फिटकरी क्या बोलते हो तुम लोग? फिटकरी क्या बोलते हो? नहीं है तो ना, अमर एवर एवर ऐसी नाम है, अम्यूर। ठीक है, देखिए, अशुद्ध नमूने को फिटकरी द्वारा पृथक करना। अरे आप सुने, अगर किसी जल में
कीचड़ विचड़ आ जाता है, मतलब गंदा पानी है, उसमें फिटकरी डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? फिटकरी डाल देने से क्या होता है, जो अशुद्धि होता है, जो इम्प्योरिटीज होता है, कहाँ बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है। इससे आपका जल और भारी होकर जल में नीचे बैठ जाता है। जो इम्प्योरिटीज होता है, स्कंदन, कॉगुलेशन, स्कंदन मतलब कॉगुलेशन के कारण ये भारी होकर कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे। और आपका जो जल होता है, देखो फिटकरी का उपयोग किया जाता है जल की शुद्धता के लिए। एक क्वेश्चन याद रखना, फिटकरी का उपयोग किस में किया जाता है? जल की शुद्धता के लिए। एक बात क्या होता है, गंदे पानी में फिटकरी डालने से स्कंदन के कारण, कोगुलेशन के कारण ये भारी होकर कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, और आपका पानी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। दूसरा प्रयोग फिटकरी का, जब आपका छोटा मोटा कहीं कट जाता है, कट जाता है, नाउ ठेला में जाओ, सेविंग बनाते हो, अगर कहीं नाउ ठेला मीन्स सैलून, बताओ भाई, है ना, वहाँ सेविंग करा रहे हैं, छोटा मोटा कट जाता है, तो वहां पर फिटकरी पकड़ेगा, थोड़ा पानी ऐसा रगड़ देगा। छोटा मोटा कट है तो ऐसे कोई चीरा मारा है, फिटकरी लगाने ठीक नहीं होगा। छोटा मोटा कटा है तब की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, फिटकरी रगड़ देने से क्या करता है, ये स्कंदन करता है। स्कंदन मतलब कोगुलेशन। इससे क्या होता है कि रक्त का थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ये रक्त का थक्का जमने से क्या होता है, खून बहना बंद हो जाता है। ये दोनों पूछेगा फिटकरी का एग्जाम्पल, ठीक है। वेपोराइजेशन में आपको पढ़ा दिया हूँ, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का एग्जाम्पल ये काम का है, हमेशा याद रखना। दैनिक जीवन में वाष्पीकरण का उदाहरण सब बता चुका हूँ, ये दोनों बता चुका हूँ। बर्फीले जल में ग्लास में बाहरी सतह पर जल के ये देखो वाटर ड्रॉप्स वाला बता चुका हूँ। ये देखो कप की अपेक्षा प्लेट में चाय पीने से जल्दी चाय पिलाया जाएगा, ये बता चुका हूँ। ये दोनों बता चुका हूँ। तीसरा सुनो, ये होता है एसीटोन। एसीटोन मतलब नाखून पाली, अच्छा वो जब तुम लोग थिनर, यस यस थिनर, क्या बोलते हैं उसको, थिनर। महिलाएं क्या है, एक से कलर का हाथ को रंगती है, कभी हरा कभी काला भी ना। अब वो काम करना क्या है, बर्तन मांजना, जाली वाले, ये पूरा छिल जाता है। जैसे बर्तन धोती हैं तो ये क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्या चीज, नेल पॉलिश। तो फिर से नेल पॉलिश आधा है आधा नहीं है, तो उसको थिनर से क्या करती है, निकाल देती है। अगर उस थिनर को हाथ में अगर ऐसे गिराया जाए तो एकदम ठंडा महसूस होता है, है ना। तो कई जन तो ऐसे गिरा गिरा खत्म कर देते हैं थिनर, एकदम ठंडा लगी चो, हाँ कई जन चुप भी, गर्मी बहुत गर्मी बोले, थिनर का यूज होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये क्या करता है, जैसे आपके हथेली में गिरता है कौन, एसीटोन, जैसे हथेली में गिरता है, ये हथेली से एनर्जी ले लेगा और आसपास के वातावरण से क्या ले लेता है, टेम्परेचर गेन कर लेता है। टेम्परेचर गेन खुद कर लेता है, हथेली से टेम्परेचर खुद ले लेता है, इसीलिए आपके हाथ को वो जगह क्या लगने लगता है, ठंडा। रीजन है इसका, हाथ से देखो ये वाष्पीकरण करके गर्म चीज को उड़ा दी और ये क्या कर दिया, इसको ठंडा, इसीलिए आपका हाथ क्या लगता है, हथेली हैंड कैसा लगता है, ठंडा। रीजन क्या आएगा, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। ठीक, अब ये खत्म हो गया चैप्टर नंबर 2, कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 1। इस हफ्ते मेरे को खत्म करना है सेकंड चैप्टर भी, तभी नेक्स्ट वीक से कंप्यूटर चालू करना है। 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद